उम्र भर की कमाई को जब अपने ही नीलाम करने लगे तो आंसू बहाने से घर नहीं बचते। यह कहानी है उस माँ की जिसने अपने बुढ़ापे को अनाथ होने से पहले ही एक ऐसी चाल चली जिसने अपनों के असली चेहरे बेनकाब कर दिए। रिश्ते जब दरकने लगते हैं तो उनकी आवाज नहीं होती, वो चुपचाप अंदर ही अंदर खोखले होते जाते हैं, जैसे दीमक लगी हुई लकड़ी। बाहर से सब कुछ मजबूत और सुंदर दिखता है, लेकिन एक हल्का सा धक्का और सब कुछ राख के ढेर में बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक वर्मा है। वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी उम्र भले ही 24 साल है, लेकिन जो कहानियां मैं आप तक लाता हूँ वो सदियों का तजुर्बा समेटे हुए है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप यह कहानी किस शहर से सुन रहे हैं, बनारस से, हरिद्वार से, इंदौर से या फिर किसी छोटे से गांव से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आज की कहानी अगर आपने बीच में छोड़ी तो आप उस सच्चाई से महरूम रह जाएंगे जो हर घर के बंद दरवाजों के पीछे कहीं न कहीं छिपी है। यह कहानी बनारस के तुलसी घाट के पास रहने वाली देवकी देवी की है। देवकी की उम्र 58 साल है। पिछले 32 सालों से वह काशी हथकरघा नाम का एक छोटा सा कारखाना चला रही है। जब देवकी 26 साल की थी तब उनके पति दीनानाथ का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। दीनानाथ अपने पीछे कर्ज का एक पहाड़ और 7 साल का बेटा प्रकाश छोड़ गए थे। उस समय देवकी के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह अपने मायके जाकर एक बोझ की तरह बाकी की जिंदगी काट ले, या फिर उस हथकरघे को अपना हथियार बना ले जिसे दीनानाथ अधूरा छोड़ गए थे। देवकी ने दूसरा रास्ता चुना। जिन हाथों ने कभी सिर्फ चूड़ियां खनकाई थी, उन हाथों ने सूत काटना शुरू किया। रेशम के धागों ने उनकी उंगलियों को काटा, कई बार खून भी निकला, लेकिन देवकी ने कभी उफ नहीं की। वो दिन में 15-15 घंटे करघे के सामने बैठी रहती। खटखट खटखट करघे की वह आवाज उनकी जिंदगी का संगीत बन गई थी। उन्होंने अपने पसीने से उस कर्ज को भी धोया और अपने बेटे प्रकाश को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी भी बनाया। आज काशी हथकरघा में 35 कारीगर काम करते हैं। उनके बनाए हुए रेशमी कपड़े और साड़ियां बड़े बड़े शहरों के व्यापारी मुंह मांगी कीमत पर खरीदते हैं। प्रकाश अब 39 साल का हो चुका था। उसकी शादी रंजना से हुई 5 साल बीत चुके थे। प्रकाश एक बड़ी कंपनी में काम करता था, लेकिन उसका मन हमेशा अपनी माँ के उस फैले हुए व्यापार और उस बेशकीमती जमीन पर रहता था जिस पर वह कारखाना खड़ा था। बनारस के घाट के पास की जमीन सोने के भाव बिकती थी। देवकी को लगता था कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपनी खून से जो ईंटें जोड़ी हैं, प्रकाश उनकी कद्र करेगा। लेकिन माँ अक्सर अपने बच्चों की कमियां देखने में अंधी हो जाती है। देवकी ने कुछ बदलाव महसूस करने शुरू कर दिए थे। पहले जो प्रकाश ऑफिस से आकर अपनी माँ के पास बैठता था, और वह सीधे अपने कमरे में चला जाता था। रंजना अक्सर करघे की खटखट से होने वाले शोर की शिकायत करती रहती थी। माँ जी, दिन भर यह खटखट होती रहती है, मेरे सिर में दर्द हो जाता है, आप इस कबाड़ खाने को बंद क्यों नहीं कर देती? रंजना अक्सर मुंह बनाते हुए कहती। देवकी बस मुस्कुरा देती और कहती, बेटी यह कबाड़ खाना नहीं है, यह अन्नपूर्णा है। इसी की आवाज ने तुम लोगों के लिए सुख शांति खरीदी है। लेकिन देवकी को यह नहीं पता था कि उनके पीठ पीछे एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, एक ऐसी साजिश जिसमें अब उनके अपने ही उनके खिलाफ मोहरे बिछा रहे थे। एक मंगलवार की दोपहर थी। सावन का महीना चल रहा था और बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। कारीगरों की छुट्टी थी। देवकी कारखाने के पीछे वाले पुराने गोदाम में गई थी, जहां दीनानाथ के समय के कुछ पुराने डिजाइन के सांचे रखे हुए थे। गोदाम में अंधेरा था और कच्ची मिट्टी की महक आ रही थी। गोदाम की दीवार प्रकाश के कमरे में सटी हुई थी। बीच में एक पुरानी लकड़ी की खिड़की थी जो हमेशा बंद रहती थी, लेकिन उसकी दरारों से आवाजें साफ साफ आर पार होती थी। देवकी एक पुरानी संदूक खोल ही रही थी कि तभी उन्हें प्रकाश के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। प्रकाश और रंजना के साथ कोई तीसरा व्यक्ति भी था। तो सेठ गिरधारी लाल जी, सौदा पक्का समझे? प्रकाश की आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। सौदा तो पक्का है प्रकाश बाबू, लेकिन जमीन के कागज तो आपकी माता जी के नाम पर है। जब तक उनके हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान नहीं होगा, तब तक यह जमीन और यह कारखाना मेरे नाम कैसे होगा? एक भारी आवाज गूंजी। यह शहर के सबसे बड़े संपदा कारोबारी गिरधारी लाल की आवाज थी। देवकी के हाथ वहीं रुक गए, उनकी सांसें अटक गई। रंजना की तीखी आवाज आई, अरे सेठ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगले हफ्ते प्रकाश उन्हें बैंक के कुछ नए नियमों का बहाना बनाकर कागजों पर दस्तखत करवा लेगा। बुढ़िया को वैसे भी बिना चश्मे को कुछ दिखाई नहीं देता। अरे एक बार जमीन हमारे नाम हो गई तो हम हमेशा के लिए दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। प्रकाश हंसा। हाँ सेठ जी, और वैसे भी मैंने हरिद्वार के पास एक शांति निकेतन नाम का वृद्धाश्रम देख लिया है। बहुत बढ़िया जगह है, माँ को वहां भेज देंगे, कहेंगे कि तीर्थ यात्रा है, वहीं भगवान का नाम लेगी। या कारखाना और जमीन बेचकर जो 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, उससे हमारा दिल्ली में एक आलीशान फ्लैट आ जाएगा। गोदाम के उस अंधेरे में देव की पत्थर की मूरत बन गई थी। उसके कानों में सुइयां भी चुभ रही थी। 32 साल का संघर्ष, वो रातों की नींद, वो फटे हुए हाथ, वो खून और पसीना, सब कुछ एक झटके में एक बुढ़िया और कबाड़ खाने में बदल गया था। वो बेटा जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी राख कर दी थी, वो उनके बुढ़ापे को चंद रुपयों के लिए नीलाम कर रहा था।
था। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपके सबसे करीबियों ने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा हो, जब आपको लगा हो कि आपके पैरों तले जमीन खिसक गई है? अगर हाँ, तो आप देवकी के उस दर्द को समझ सकते हैं। उस पल देवकी रोई नहीं, उनके आंसू सूख चुके थे। जब दिल पूरी तरह टूट जाता है तो इंसान रोता नहीं है, वह शांत हो जाता है, एक खौफनाक शांति। देवकी चुपचाप गोदाम से बाहर निकली। बारिश में भीगते हुए वह तुलसी घाट की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। सामने गंगा उफान पर थी, लहरें किनारों से टकरा रही थी। देवकी ने फैसला कर लिया था, वो कोई बीमारी बेचारी मां नहीं बनेगी जो अपने भाग्य को कोसते हुए किसी वृद्धाश्रम के कोने में अपनी जान दे दे। वो दीनानाथ की पत्नी थी, जिसने अकेले दम पर एक साम्राज्य खड़ा किया था। अगले कुछ दिनों तक देवकी ने ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया कि उन्हें कुछ पता है। वह उसी तरह सुबह उठती, रंजना और प्रकाश के लिए चाय बनाती, उनके कपड़े प्रेस करती और कारखाने का काम देखती। लेकिन उनके दिमाग में एक अलग ही ताना बाना बुना जा रहा था। करघे के सूत की तरह वह भी अपनी चालें बहुत बारीकी से बुन रही थी। उन्होंने शहर के सबसे पुराने और ईमानदार वकील पंडित केदारनाथ से संपर्क किया। केदारनाथ दीनानाथ के समय से उनके परिवार को जानते थे। देवकी ने उन्हें सारी बात बताई। केदारनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, देवकी बहन, यह तो कलयुग है, लेकिन तुम चिंता मत करो, कानून में इतने रास्ते हैं कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। बताओ क्या करना है? देवकी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और जो योजना बताई उसे सुनकर केदारनाथ भी हैरान रह गए। 15 दिन बीत गए। प्रकाश और रंजना बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। रविवार की सुबह थी। देवकी आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रही थी। तभी प्रकाश एक फाइल लेकर बाहर आया। उसके चेहरे पर एक नकली चिंता और बनावटी प्यार था। माँ, जरा यहाँ आना, बैंक के कुछ कागज हैं। तुम्हारा वो जो पुराना खाता है ना, उसमें कुछ नए नियम आ गए हैं। इस फाइल पर 2 जगह तुम्हारे दस्तखत चाहिए और 1 जगह अंगूठे का निशान। रंजना भी पास खड़ी होकर मुंडी हिला रही थी। हाँ माँ जी, जल्दी कर दीजिए, आज रविवार है, प्रकाश को किसी काम से बाहर भी जाना है। देवकी ने बहुत शांति से लोटा नीचे रखा। उन्होंने अपने हाथ पी पोंछे और प्रकाश के पास आई। उन्होंने फाइल को देखा, फिर प्रकाश की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई ममता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तपिश थी जिसने प्रकाश थोड़ा घबरा गया था। बेटा प्रकाश, ये बैंक के कागज हैं या मुझे हरिद्वार के शांति निकेतन वृद्धाश्रम भेजने की टिकट? प्रकाश के हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिर गई। रंजना के चेहरा सफेद पड़ गया। दोनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आंगन में एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ कारखाने से आ रही करघे की धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी। क्या हुआ बेटा? सेठ गिरधारी लाल ने तुम्हें बताया नहीं कि वो जमीन अब तुम बेच ही नहीं सकते? देवकी की आवाज में एक गजब का ठहराव था। माँ, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? प्रकाश हकलाते हुए बोला। गलतफहमी मुझे 32 सालों से थी प्रकाश। मुझे लगता था कि मैं एक इंसान पाल रही हूँ, लेकिन मैंने तो एक लालची भेड़िया पाल लिया था। जिस गोदाम में तुम अपनी पत्नी और उस बिल्डर के साथ मेरी अर्जी सजा रहे थे, मैं उसी गोदाम में मौजूद थी। देवकी ने अपने ब्लाउज से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे प्रकाश के मुंह पर दे मारा। पढ़ इसे, यह कोई बैंक का कागज नहीं है, यह दीनानाथ हथकरघा जन कल्याण न्यास यानी एक ट्रस्ट के कागज हैं। मैंने अपनी सारी संपत्ति, यह जमीन, यह कारखाना, अपना बैंक बैलेंस, सब कुछ इस ट्रस्ट के नाम कर दिया है। इस ट्रस्ट के सदस्य वो 35 कारीगर हैं जिन्होंने अपना पसीना बहाकर इसे खड़ा किया है, और इसकी मुख्य ट्रस्टी मैं हूँ। मेरे मरने के बाद भी यह जमीन बेची नहीं जा सकती। यह सिर्फ और सिर्फ बुरकरों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगी। प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से कागज उठाया। सच में सब कुछ खत्म हो चुका था। वो जिस खजाने पर कुंडली मारकर बैठना चाहता था, वो खजाना भावा हो चुका था। रंजना चिल्लाई, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप अपने सगे बेटे को सड़क पर ले आएंगी इन बाहर वालों के लिए? रंजना देवकी ने रंजना की तरफ एक ऐसी नजर से देखा कि रंजना की आवाज गले में ही घुट गई। सगे रिश्ते खून से नहीं बनते रंजना, सगे रिश्ते वफादारी और सम्मान से बनते हैं। जो बेटा अपनी माँ के जीते जी उसके कफन का सौदा कर दे, वो सगा कैसे हो गया? तुम दोनों को दिल्ली जाना था ना, शौक से जाओ, लेकिन मेरे पैसों पर नहीं, अपनी मेहनत के पैसों पर। यह घर, यह आंगन और यह करघा अब मेरा है और सिर्फ मेरा रहेगा। देवकी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरा सामान बांधने की जरूरत नहीं है, अपना सामान बांधो और निकलो मेरे घर से। उस दिन प्रकाश और रंजना को खाली हाथ उस घर से निकलना पड़ा। वो बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन देवकी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब लोहे का बड़ा दरवाजा बंद हुआ तो देवकी वापस अपने करघे के पास आकर बैठ गई। उन्होंने सूत का धागा लिया और बुनना शुरू किया। खटखट खटखट। आज देवकी अकेली थी, लेकिन वो अनाथ नहीं थी। उन्होंने अपने स्वाभिमान को अनाथ होने से बचा लिया था। वो बुढ़ापे में किसी की मोहताज नहीं थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक माँ केवल ममता की मूरत नहीं होती, जब बात उसके वजूद और उसके सम्मान पर आए तो वह साक्षात दुर्गा भी बन सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने हकों के लिए लड़ना कोई पाप नहीं है, सिर्फ चाहे वो लड़ाई अपनों के खिलाफ ही क्यों ना हो। चुप रहकर अन्याय सहना संस्कार नहीं, कायरता है। अगर आप देवकी की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी चुपचाप वृद्धाश्रम चले जाते या अपने खून पसीने की कमाई
को ऐसे ही बचाते। मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों का इंतजार रहेगा। दोस्तों, हमारी आत्मीयता और हमारे रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें सहेजना जरूरी है, लेकिन अपनी कीमत पर कभी नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपनी माँ, अपनी बहनों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आज इस हौसले की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दाईं स्क्रीन पर एक और दमदार कहानी आपका इंतजार कर रही है, उस पर क्लिक करें और सुनिए एक और अनकहा सच। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। धन्यवाद।